Hello student, today we are going to study continuation of chapter number 1 Indian economy on the eve of independence। हमने अपने पिछले क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसपे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल एज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। अब कुछ टॉपिक ही बच गए हैं फर्स्ट चैप्टर से जो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडे क्लास। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में इज डेमोक्रेटिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वेल, डेमोक्रेटिक प्रोफाइल मीन्स क्या होगा कि ओवरऑल इंडिया का क्या कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल के समय क्या कंडीशन सामने से दिखता था, क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखता था, वो सारा चीज़ इसके अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। मीन्स बर्थ रेट भी बहुत हाई था एज वेल एज डेथ रेट भी हाई था। नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लिटरेसी रेट। ये चारों पॉइंट्स जो कैरेक्टराइज करता था इंडिया को अंडर द ब्रिटिश रूल। जो फर्स्ट पॉइंट है हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट मीन्स न्यू इन्फेंट बहुत ज़्यादा बॉर्न हो रहे थे, वेयर जो डेथ रेट था वो भी बहुत हाई था कि जो मेन पर्सन ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली थे, जो फैमिली को संभाला करते थे, उनकी डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। एज वेल एज जो बर्थ रेट था मीन्स न्यू मेंबर इंक्लूड होते जा रहा था फैमिली में, उसका बहुत ज़्यादा हाई रेट था। इसके कारण क्या हो रहा है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। मीन्स हेड इन द सेंस कि जो फैमिली को सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाता था। उसके कारण क्या हो रहा है, फैमिली को संभालने वाले नहीं थे और नई जिम्मेदारी फैमिली में आते रहती थी इन टर्म्स ऑफ बर्थ। तो उसके कारण हाई डिपेंडेंसी रेशो था, जो हाई डिपेंडेंसी रेशो था वो बहुत हाई होते जा रहा था। उसके कारण पॉवर्टी एकदम एक्सट्रीम लेवल में जाते जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जैसे कि नाम ही से मालूम चल रहा है, इन्फेंट जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी डेथ रेट भी बहुत हाई थी। उस समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 218 आउट ऑफ 1000। मीन्स अगर 1000 बच्चे बर्थ ले रहे हैं उस पर 218 की डेथ हो जाती थी। एज वेल एज अगर हम अभी की प्रेजेंट सिचुएशन को कंपेयर करें तो इट इज़ जस्ट 32 आउट ऑफ 1000। मीन्स जो इन्फेंट बॉर्न होते थे वो बहुत जल्दी डेथ हो जाती थी ऑफ 218 आउट ऑफ 1000 एट दैट टाइम। नेक्स्ट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इसमें क्या होता था, जो लाइफ थी, एवरेज लाइफ थी ऑफ ह्यूमन बीइंग की जीने की, वो बहुत कम होते जा रही थी। इट वॉज जस्ट 32 ईयर्स एट दैट टाइम। मीन्स 32 ईयर्स के होते तक बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। इसका बहुत सारा कारण था, पॉवर्टी था, सारा सेक्टर में बैकवर्डनेस हो रहा था, दो टाइम का मील भी नहीं मिल रहा था इंसान को, तो उनकी जो डेथ रेट थी उस समय वॉज 32। अगर हम उसे अभी प्रेजेंट के सिचुएशन से कंपेयर करें, इट वॉज नियरली लाइक 69 ईयर्स। अभी का अगर हम मॉर्टिलिटी लाइफ का एवरेज निकालें, इट वॉज जस्ट लाइक 69। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, राइट। नेक्स्ट है लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मीन्स जो पढ़ाई का स्तर था वो बहुत कम था। इट वॉज जस्ट, अगर हम मैन की बात करें तो 16% था और वुमेन की कंडीशन तो और ख़राब थी, इट वॉज जस्ट 7%। मीन्स जो एजुकेशन लेवल था, जो कंट्री का एजुकेशन एटमॉस्फेयर था वो बहुत नीचे जाते जा रहा था, बैकवर्डनेस के एरिया में जा रहा था, ठीक है। तो ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोफाइल और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स जो ऑक्यूपेशन है वो किस कंडीशन में था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो पढ़ते हैं हम इसके अंदर। बेसिकली देयर आर 3 सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर रिलेट करता है डायरेक्टली एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर में एज वी ऑल नो दैट मोर देन 72% ऑफ होल पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बट हमने अभी पिछले क्लासेस में देखा है कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे बैकवर्ड होते जा रहा था, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्रिएट कर रहा था,
जिसके कारण लोग एग्रीकल्चर कर नहीं पा रहे थे। फोर्स भी रहता था कि हमको अपना क्रॉप भी शिफ्ट करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स था इंडिया में। नियरली 72% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। बट ड्यू टू बैकवर्डनेस ये जो एग्रीकल्चर का सेटअप था वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा था, पिछड़ते जा रहा था। इसका जो ग्रोथ रेट था वो भी बहुत कम था। धीरे धीरे लोग छोड़ना चाह रहे थे एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम आ गया था। लोग आगे नहीं निकल पा रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचता था। सिर्फ 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था टू फार्मर्स। देयरफॉर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे पिछड़ते गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसमें नियरली 10% ऑफ पॉपुलेशन बस इन्वॉल्व थे। 72 इधर 10 इधर हो गए, मतलब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन दोनों सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए। जो टर्शरी सेक्टर है उस पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। गवर्नमेंट का फोकस अलग था, रेलवे में, पोर्ट्स में, ये सारी चीज़ों में ध्यान था। बट बेसिक जो टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रहा था, राइट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनसिग्निफिकेंस हो गया था, क्योंकि ओनली 10% लोग ही इस पर इन्वॉल्व थे। यहाँ पर इन इंडिया इंडस्ट्री के नाम में ना तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री था, ना तो बेसिक इंडस्ट्री था। ऊपर से लोग यहाँ पैसा लगाने ही नहीं चाह रहे थे। तो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है धीरे धीरे बैकवर्डनेस के एरिया में जाते गया, ठीक है। टर्शरी सेक्टर का तो कोई कंडीशन ही नहीं आया, क्योंकि बहुत कम, नियरली लाइक यहाँ पर हम एडअप कर लेते हैं तो 82% ऐसे ही हो जा रहा है। में 17 to 80% लोग ही टर्शरी सेक्टर के ऊपर ध्यान दे पा रहे थे। उसमें भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही थी, ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो टर्शरी सेक्टर वैसे भी पिछड़ते जा रहा था। ये सब का जो मेन आउटपुट था वो क्या था? अनबैलेंस ग्रोथ। हर सेक्टर में अनबैलेंस ग्रोथ हो रहा था, जिसके कारण बैकवर्डनेस इन ईच सेक्टर एज वेल एज इनइक्वालिटीज आ रहा था कि तीनों सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहा था, विच विल लीड्स टू पॉवर्टी। दस ये डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है इन द ब्रिटिश रूल एज वेल एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। गो थ्रू दिस। Students, let's continue with next topic. Infrastructure on the eve of independence means infrastructure का क्या condition था on the eve of independence? As we all have studied earlier, जो भी ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उनके बेनिफिशियली पर्पस के लिए था। जैसे कि उन्होंने बनाया रेलवेज, पोर्ट्स, रोड्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड कम्युनिकेशन, ये सारा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रोथ किया। बट ये सारा चीज़ सिर्फ और सिर्फ उनको फैसिलिटेट करने के लिए था, ताकि उनका जो बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड वो फैला सके, यहाँ का रॉ मटेरियल ले जा सके, फिनिश गुड्स ला सके, इजी गोइंग रहे बिजनेस का। इसलिए ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया था विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो फर्स्ट है इज रेलवे। रेलवे का इंट्रोडक्शन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्यों किया था? टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। उन्होंने जो रेलवेज है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्टेब्लिश किया था ताकि फिनिश गुड्स को इंडिया तक ला सके फ्रॉम ब्रिटेन, ओके। नेक्स्ट था पोर्ट्स। पोर्ट्स में उस समय एयरपोर्ट्स पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि ज़्यादा सामान उस समय लाया नहीं जा सकता था। बट जो सी पोर्ट्स है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसको अच्छे से उस पर ध्यान दिया गया, ताकि जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइमरी प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किया जाता था पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ईजिली थ्रू सी रूट किया जा सके, इसलिए पोर्ट्स को डेवलप किया गया। नेक्स्ट उन्होंने जो डेवलपमेंट किया था वो है रोड। रोड का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू पोर्ट्स ईजिली किया जा सके। नाउ अगर इंडिया की बात करें तो रॉ मटेरियल एक जगह मिलेगा, हम वहाँ से तुरंत पोर्ट में कर देंगे और उसे भेज दिया जाएगा टू ब्रिटेन। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके पोर्ट्स तक लाया जाता था।
अब अलग अलग जगह से पोर्ट्स तक लाने के लिए रोड्स की ज़रूरत थी, इसलिए रोड्स का डेवलपमेंट किया गया ताकि इजी गोइंग ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके और मटेरियल को इजीली पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके करके। नेक्स्ट है पोस्टल एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी धीरे धीरे एडवांसमेंट की ओर जा रहा था। इससे क्या, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन इसलिए कर रहा था ताकि उनका टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है इन इंडिया ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपना ब्रिटेन में भी मैनेज कर सके, इजी गोइंग कर सके करके पोस्ट एंड टेलीग्राम कर रहा था ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चला सके करके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन का भी धीरे धीरे बेनिफिट आते जा रहा था, बट ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए था ताकि वो अपना कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटेन ईजिली इंडिया में ऑनगोइंग कर सके करके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, बट ये डायरेक्टली रिलेटेड था टू ब्रिटिशर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, ताकि ईजिली उनका बिजनेस कैरी हो सके। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत सारा चीज़ों में उन्होंने, जैसे यहाँ पर हमने देखा, बहुत सारा डेवलपमेंट किया। ये डेवलपमेंट हालांकि उन्हें बेनिफिट कराने के लिए था, बट इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी इंडिया पे पड़ा। क्या क्या? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली। कैसे? जब रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। इसके कारण उनका इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल कंडीशन भी सुधरने लग गया था। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ फेमिनिज्म। इसका मतलब होता है, फेमिनिज्म का मतलब कि स्कर्सिटी ऑफ फूड। जब खाने की दिक्कत होती है, खाना प्रोवाइड नहीं हो पाता, पहले क्या होता था, हर जगह प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था अनाज का, तो ऐसे जगह जहाँ पर स्कर्सिटी ऑफ फूड था, विद द हेल्प ऑफ रेलवेज इजीली पहुँचाया जा सकता था। नेक्स्ट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हमने चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी के अंदर पढ़ा है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स। उस सिस्टम को हटाया गया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बाय ब्रिटेन। नेक्स्ट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्यों था? टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ ब्रिटेन। तो वही चीज़ को इफेक्टिव सिस्टम को ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया भी गया टू इंडिया। ओके। नेक्स्ट है कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। नाउ जैसे कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखा था कि फार्मर वेयर फोर्स्ड टू शिफ्ट देयर क्रॉप। पहले व्हीट एंड राइस बस ग्रो करते थे, जितना घर के लिए होता था उतना ही प्रोडक्शन हो पाता था, बट ब्रिटेन ने उनको फोर्सफुली क्या किया कि आप इंडिगो ग्रो करो ताकि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से चल पाए, राइट। तो इसके कारण क्या हुआ, फार्मर लोग का आउटलुक चेंज होने लगा। वो जानने लगे कि प्रोडक्शन में क्या क्या टाइप ऑफ मेथड है, हम अपना मार्केट वैल्यू कैसे होता है प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ों के बारे में फार्मर का एक कॉमर्शियल आउटलुक सेटअप होने लगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। दस वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू।